जय हिंद दोस्तों, जय भारत। हम लोग आज पढ़ेंगे एमपीपीएससी का यूनिट 6 हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, यूनिट 6 में इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन पढ़ेंगे और उसके बाद एमपी की इकोनॉमिक्स जो दे रखी है हम वो वाली है ना क्लास लेंगे। अच्छा देखिए, जिस भी एग्जाम में अगर इकोनॉमिक्स आता है तो आप यहाँ पर अपना थोड़ा सा पढ़कर है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारी थोड़ी सी धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके आपको फिर इकोनॉमिक्स में बाद में पढ़ाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम 16 फरवरी की एग्जाम जो है एमपीपीएससी की उसको टारगेट करते हुए ये क्लास पढ़ेंगे। अच्छा, पहला क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप पेन कॉपी लेके बैठोगे, नोट्स बनाओगे प्रॉपर, और सबसे मेन बात ये होगी कि हम लोग पीडीएफ स्क्रॉल करके नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको मैं बोर्ड पे लिखाती जाऊंगी, आप अपने नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ में। ठीक, अच्छा, जो भी डाउट्स वगैरह रहे आपके, आप नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए, हम आपको आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे साथ में, है ना। आपको पढ़ना है और हमको एग्जाम क्रैक करनी है, उस हिसाब से पढ़ना है। ओके, तो अभी हम चालू करते हैं इंडियन इकोनॉमी, है ना, और देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, एक शब्द है इकोनॉमिक्स, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। अच्छा, हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी है और हम कौन सी पढ़ेंगे? इंडियन इकोनॉमिक्स। आप पढ़िएगा, है ना। आज आप एक क्लास लीजिए, उसके बाद आप देखना आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में डील करने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यवस्था। अच्छा, हमारा जो फॉर्मेट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखें इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आगे की चीज अब देखोगे, ये पेज कैसे इसमें ऐड होंगे? अच्छा, प्रीवियस, अच्छा ठीक, ओके हो गया। चलो देखो, इंडियन इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले जानेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक, सबसे पहले आप बताओगे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं या अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था की जो आप देखोगे, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य बिंदु होता है वो आता है रिसोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। हमारा पूरा मामला आके रुकता है संसाधन पे। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखेंगे संसाधन। और भारत में अगर संसाधन है, संसाधन समझो क्या होता है, सिर्फ संसाधन मतलब वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम, है ना। आप लकड़ी की बात कर सकते हो, वुड, लकड़ी की बात कर सकते हो, क्रॉप्स की बात कर सकते हो, है ना। मतलब हम क्या कर सकते हैं? जल, खनिज, पेट्रोलियम, है ना। हम बोल सकते हैं इसमें, है ना, लकड़ी। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे फसलों की, ठीक है। ये सब हम बात कर सकते हैं, ये सब हमारे रिसोर्सेस हैं। क्या है? ये सब हमारे रिसोर्सेस है। अच्छा, अगर हम बात करें, ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये सब रिसोर्सेस अवेलेबल है। ठीक है, अर्थ पर ये सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उपस्थित हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है? जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है पूरी पृथ्वी पर, और ये संसाधन धीरे धीरे, है ना, ये संसाधन क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे, है ना, खत्म होते चले जाते हैं। ऐसा लगता नहीं एक दिन पूरा पानी खत्म हो जाएगा, है ना। पहले पानी आपको ऐसे ही मिलता था, अब आपको पैसे से मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो आप, है ना, लोग ज्यादा बढ़ने लग गए, मतलब यूज करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पर जमीन के अंदर संसाधन उतने ही हैं, है ना। तो अगर हमने एक चीज देखी है, रिसोर्सेस देखे हैं, अगर हमने खनिज, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा है रिसोर्सेस, है ना, यह हमारी खनिज संपदा लिखी हुई है, हमने यहाँ पर हमने लिखे हुए संसाधन। तो संसाधन का हमको क्या करना पड़ेगा कि ये सारे खत्म ना हो जाए। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वल
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना। संसाधनों का समान वितरण करना पड़ेगा। कैसे संसाधनों का समान वितरण करना पड़ेगा? तो हमने लिखा कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर पानी है, जल जिसे पानी बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, है ना। खनिज है, मिनरल्स है, खनिज में क्या आ जाएगा? कोयला आ जाएगा, आपका गोल्ड आ जाएगा, आपका सिल्वर आ जाएगा, है ना। ये सब क्या है? खनिज है। तांबा है, पीतल है, धातु है, जितनी भी धातु है, मेटल नॉन मेटल सब मिनरल्स के अंदर आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हमने बोला पेट्रोल है। आप सोचो पेट्रोल खत्म हो गया जमीन के अंदर, एक दिन तो खत्म होगा ना, है ना। पर ऐसा नहीं हो कि अभी खत्म हो जाए, है ना। जिसका मन आ रहा है वो पेट्रोल निकाल रहा है, जिसका मन हो रहा है वो कितना भी पानी का यूज। हम इसीलिए बोलते हैं कि भैया पानी बचाओ, ठीक है। तो नल खुला मत छोड़ दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो रिसोर्सेस लिमिटेड है ना। क्या है? रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड, ठीक है। एक बाउंड्री बनी हुई है, जो संसाधन है हमारे पास, संसाधन वो कैसे हमारे पास लिमिटेड है। तो अगर लिमिटेड है तो हमको उसका क्या करना पड़ेगा, है ना, ध्यान में रखकर उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, या फिर हम बोलेंगे इसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। कैसे? तो हमको इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस देखो, है ना। हमको जितने भी लोग हैं पृथ्वी के ऊपर, उनको समान रूप से आपको ये सारी चीजें बांटनी पड़ेगी, हमको बांटनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, है ना, संसाधन सभी तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। हम देखेंगे रिसोर्सेस कब तक सब तक पहुंच पाएंगे, जब, है ना, उसका क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, समाज में समान वितरण होगा, तब हम इसको सभी तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे रिसोर्सेस, है ना, रिसोर्सेस हैं, और रिसोर्सेस का अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में यही सिखाया जाता है कि रिसोर्सेस का हमको क्या करना है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, समाज में समान वितरण करना है, और इसका, है ना, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, है ना, इसका प्रयोग करना है, उचित प्रयोग। क्या बोलोगे? संसाधनों का उचित प्रयोग करना है, इसको व्यर्थ नहीं करना है। ठीक है ना। तो हम यही सीखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो हमने पहली चीज आपको बताई, संसाधनों का समाज में समान वितरण करना है, और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, यही हमको अर्थव्यवस्था में सिखाया जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग, अगर हम रिसोर्सेस की बात करें, ठीक है, देखो रिसोर्सेस की बात तो हमारी हो गई। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स में आप दो लोगों को पढ़ोगे, ठीक है, दो लोग हैं, है ना। अच्छा, हम देखते हैं कंज्यूमर, और एक देखते हैं हम लोग प्रोड्यूसर। एक को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता, और एक है उत्पादक। समझ में आ गया? अच्छा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर हम सामने देख के इकोनॉमिक्स सीखते हैं, ठीक है। आज तक हम लोग जो रहे हैं, हम क्या रहे हैं? कंज्यूमर रहे, ठीक है। आप जाते हो बचपन में, भैया एक चॉकलेट दे देना, बिस्किट दे देना, मुझे ये हेलीकॉप्टर पसंद है, ये दिला दो, खिलौना दिला दो। अच्छा, आप जाते हो किसी भी शॉप पर, है ना, सामान खरीदने, तो आप कंज्यूमर हो। क्या हो आप? कंज्यूमर। समझ में आ गया, है ना। और दूसरा जो प्रोड्यूसर है ना, वो क्या कर रहा है? तो प्रोड्यूसर आपको चीजें दे रहा है, ठीक है। उसने क्या करी? आपको चीजें दी है, मतलब कि क्या है? वो प्रोड्यूसर है। बात समझ में? दुकान वाला प्रोड्यूसर है, और आप जो हो, आप कंज्यूमर हो। दोनों में अंतर समझ में? अच्छा देखिए, है ना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर जो है, इसका काम क्या होता है ना,
कंज्यूमर होने के लिए आपके पास क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपको चाहिए मनी। क्या चाहिए? मनी, पैसा, है ना, पैसा। हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मुद्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मुद्रा। अच्छा, मनी लिखा है। और दूसरा हमारा क्राइटेरिया होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। अच्छा, टाइम चाहिए। अरे यार, मेरे को एक टी शर्ट खरीदनी है, टाइम ही नहीं मिल रहा मार्केट जाने का। ठीक है। अच्छा, आपके पास पैसा है पर आपके पास समय नहीं है वस्तु खरीद के लाने का, तो हम बोलेंगे कि कंज्यूमर के पास जो बेसिक नीड होती है, बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए, तो उसके पास होना चाहिए मनी और दूसरे नंबर पे होना चाहिए टाइम। ठीक है। आप बोलोगे यार मेरे को घर के लिए राशन लाना है ना, 2-3 दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब ये जो टाइम ही नहीं मिल रहा है ना, यही है आपका टाइम और मनी। आपके पास ये दोनों है ना, तो आप जाके कोई भी चीज खरीद पाओगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोड्यूसर क्या होता है। अच्छा, प्रोड्यूसर के लिए क्या हो सकती है नीड? तो प्रोड्यूसर होने के लिए इसकी 4 चीजें क्या क्या है? तो देखो, एक होता है लैंड, भूमि, लेबर, श्रम, कैपिटल, अर्थात पूंजी, और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं संगठन। अच्छा, देखिए, इसके प्रमुख पायदान ये हैं प्रोड्यूसर होने के, कि अगर वो प्रोड्यूसर बनता है तो उसके लिए उसके पास पहली चीज क्या होनी चाहिए? भूमि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भूमि। अच्छा, उसको कारखाना खोलना है तो उसको भैया जमीन खरीदनी पड़ेगी। जमीन तो खरीद ली, अब चलो जमीन खरीद ली तो अब वहां पे क्या करना चाहिए? खुद तो काम करेंगे नहीं, है ना। खुद, अगर आपने बड़ी फैक्ट्री स्थापित करी है तो वहां पर आपको क्या लगाने पड़ेंगे? मजदूर लगाने पड़ेंगे और खुद भी श्रम करना पड़ेगा, तो हम उसे बोलेंगे लेबर। तीसरा काम, अच्छा, पैसे बिना कोई कंपनी खुल सकती है क्या? कोई फैक्ट्री या छोटा सा भी बिजनेस आपको चालू करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, मजदूर चाहिए और भूमि चाहिए। 3 चीज हो गई, जैसे किराए पे लिया हुआ। और चौथी बात आती है संगठन की। क्या की आती है? संगठन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन, टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीम, पूरा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर प्रोड्यूसर बनना है तो ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। भूमि होनी चाहिए, श्रम होना चाहिए, आपके पास पैसे, पहली बात तो ये होना चाहिए, और दूसरी बात ऑर्गेनाइजेशन। और पैसे 10-20 रुपए नहीं, आपको कोई बिजनेस डालना है, आपका बिजनेस की जिस प्रकार की नीड है उतने पैसे आपके पास होने चाहिए, तब हम क्या बन सकते हैं? प्रोड्यूसर बन सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब अब आप सोचो, इसके पास अगर इतनी चीजें हैं, ये अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, तो ये खुद क्या बन गए हैं? प्रोड्यूसर। और ये क्या बन गए हैं? कंज्यूमर। अच्छा, अब इनका वितरण देखेंगे हम लोग। ये देखिए, ये कोई व्यक्ति है ना, ये भैया दुकान वाले हैं, है ना, ये दुकान वाले हैं। हाँ, इनकी भाई मिठाई की दुकान है। काय की दुकान है? मिठाई की दुकान है। ठीक, इनकी मिठाई की दुकान है, और ये इनके पास कोई मिठाई लेने जाता है ना, कोई मिठाई लेने, जैसे हम है ना, हाँ भैया, ये कोई है, ये मिठाई लेने गया है इनके पास मिठाई कितने की है भैया? 500 रुपए की। लाओ दे दो, बोले 500 रुपए, है ना। हाँ, 500 रुपए की मिठाई है। आपने यहाँ पर दे दी इसको 500 रुपए मिठाई खरीदी आपने 500 रुपए की। अच्छा, आपने क्या दिए इसको? पैसा और समय दोनों दिया है। मनी भी दिए, और आपने क्या दिया? इसे टाइम दिया। मनी और टाइम दोनों दिए। और इन्होंने आपको बदले में क्या दिया है? इन्होंने आपको बदले में दिया है सर्विस। क्या दिया है? सर्विस। इन्होंने आपको सेवा दी है, और वो सेवा क्या है? तो उनने सेवा दिया आपको मिठाई। क्या दी है? मिठाई। आपने खरीद ली मिठाई, है ना। क्या करिए? आपने मिठाई खरीद ली है, कितने रुपए में? 500 रुपए में। अच्छा, तो ये क्या है? प्रोड्यूसर है, और ये क्या है? कंज्यूमर है। इसकी जगह आप खुद को रख लो। आप मिठाई लेने जाते हो, आप टी शर्ट लेने जाते हो, आप जूते लेने जाते हो, आप बैग लेने जाते हो, आप मोबाइल लेने जाते हो, आप टीवी लेने जाते हो। सब कुछ आप जो लेने जा रहे हो वो क्या है? आप कंज्यूमर हो। क्या हो आप? कंज्यूमर।
और जो सामने दे रहा है वो क्या है, प्रोड्यूसर। क्या है, प्रोड्यूसर। इतनी सी बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, जो कंज्यूमर सेक्टर होता है, जो कंज्यूमर होते हैं वो प्रोड्यूसर को क्या देते हैं। देखो हमारे यहाँ पर दो तीन चीज यहीं पे समझते हैं अपन लोग। ये लिखा हुआ है यहीं पे, देखो कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर को क्या देता है, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर को देता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम है ना। बदले में ये आपको क्या देते हैं, फैक्टर सर्विस। सर्विस, ठीक है। ये देता है आपको साधन आय। ठीक है, आपसे पूछेंगे कंज्यूमर जो है प्रोड्यूसर को क्या देता है, तो फैक्टर इनकम, साधन आय देता है। मतलब इन्होंने, कंज्यूमर ने, ये एक कंपनी में काम करता है, कंपनी में काम करता है ना। मतलब मान लो आप, ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसके साथ ये व्यक्ति है, ये सुमित नाम का व्यक्ति है जो काम करता है, और इसको एक महीने में तनख्वाह मिलती है 10,000 रुपए। कितनी रुपए, 10,000 रुपए इसकी तनख्वाह है। समझ रहे हम लोग, 10,000 अगर इस सुमित की तनख्वाह है, तो 10,000 की इनकम में ये क्या करता है, कुछ पैसा अपने बीवी पे, कुछ बच्चों पे, और कुछ खुद के ऊपर, और कुछ पैसा ये क्या करता है, थोड़ी बहुत सेविंग्स करता है। क्या करता है, ये सेविंग्स करता है। अच्छा, पर ये जो 10,000 है ये क्या है, इसकी इनकम है। क्या है ये, इसकी इनकम, ये आय है। और आय में से इसने 500 रुपए की मिठाई खरीदी थी। बताया ना मैंने, आय में से इस व्यक्ति ने 500 रुपए की मिठाई खरीदी, और मिठाई खरीदते समय इसने पैसे किसको दिए, प्रोड्यूसर को। किसको दिए, प्रोड्यूसर को इसने पैसे दिए। मतलब इसने अपनी क्या दी इसको, फैक्टर इनकम। क्या दी इसने अपनी, फैक्टर इनकम। समझ में, पूरे पैसे नहीं दिए, पर उसने अपनी इनकम में से ही कोई सा हिस्सा उसको दिया है, वो है फैक्टर इनकम। बदले में उसने पूरी मिठाई की दुकान नहीं दे दी, एक मिठाई का डब्बा दिया है, वो है फैक्टर सर्विस। क्या है वो, फैक्टर सर्विस। बात समझ में आई, फैक्टर इनकम और फैक्टर सर्विस, ये क्या देते हैं, फैक्टर सर्विस देते हैं, है ना। तो हमने ये समझा कि अच्छा, इकोनॉमिक्स में तो पूरा जो डाटा होता है वो हमारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे ही टिका हुआ है। अच्छा, आप देखिए इन दोनों के बीच में गवर्नमेंट भी आती है। कौन आती है, गवर्नमेंट। अभी अपन ने क्या पढ़ा है ना, कंज्यूमर। कंज्यूमर अपन ने देखा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, और इनके बीच में आती है गवर्नमेंट, सरकार। सरकार, सरकार। इनके बीच में कौन आती है, सरकार आती है। अच्छा, क्या करेगी सरकार इनके बीच में आके, तो सरकार का भी कुछ काम रहता है। सरकार कभी कभी क्या करती है, सरकार कभी कभी क्या करती है, आपने देखा होगा, सरकार कभी कभी कंज्यूमर सेक्टर को, आपको पता है, देखो वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन जैसी स्कीम लेके आती है, पैसे देती है ना। फिर सरकार अपने लिए, आपके लिए चालू करती है, देखो आपको बोलती है 1250 रुपए देंगे हम आपको हर महीने, है ना। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, बहना योजना, लाडली बहना योजना, ऐसा मैं बता रही हूँ आपको। इतनी अभी इससे बढ़ गई है, तो हम लोग तो अभी ऐसे समझ रहे हैं सिर्फ कि सरकार हमको देती क्या है, कंज्यूमर को। सरकार जो है उपभोक्ता को, उपभोक्ता क्षेत्र में जो सरकार है ना, क्या करती है, ये लाडली बहना योजना है ना। सरकार ऐसी बहुत सारी स्कीम निकाल के लेते हैं। आपको स्कॉलरशिप देती है सरकार, छात्रवृत्ति देती है, छात्रवृत्ति, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू जो है ना सरकार पैसे देती है। किसको देती है, कंज्यूमर सेक्टर को देती है। किसको देती है, कंज्यूमर सेक्टर। अच्छा, आपने बदले में कोई इनकम दी क्या गवर्नमेंट को, नहीं दी। हमने कोई बदले में सरकार को इनकम नहीं दी है ना। आप बोलोगे हम तो टैक्स देते हैं, हाँ आपने टैक्स दिया होगा, ठीक है, पर ये जो आपको दे रही है ना गवर्नमेंट, क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, और बिना आपकी फैक्टर इनकम लिए आपको सर्विस दे रही है। ठीक है, आपको सरकार सर्विस दे रही है पर बिना पैसे लिए दे रही है। ठीक है, इतना समझो। अब देखो प्रोड्यूसर की बात करते हम। गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या करती है, तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर को देती है सब्सिडी। क्या देती है,
सब्सिडी, है ना, सब्सिडी। आपने सुना होगा सब्सिडी में सबसे ज्यादा फेमस रही अपनी एलपीजी सब्सिडी। एलपीजी सब्सिडी मालूम है सबको, एलपीजी सब्सिडी मतलब आप नॉर्मल तरीके से मांग लो, आपका जो गैस की टंकी है, एलपीजी जो सिलेंडर है आपका 1000 रुपए का सिलेंडर है। कितने रुपए का? 1000 रुपए का सिलेंडर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ 1000 रुपए के सिलेंडर में, तो आपको कितने रुपए देने प्रोड्यूसर सेक्टर को? 1000 रुपए देने। ठीक है, सरकार बोलेगी एक काम करो, आप ना 800 ही रुपए देना। कितने रुपए देना? 800 रुपए। सरकार इसमें देगी 200 रुपए। कितने देगी? 200 रुपए। और ये 200 रुपए किसको देने हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है हमारा, जो हमारा उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र को, आप उत्पादक क्षेत्र को टोटल 1000 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन कंज्यूमर सेक्टर को कितने देने हैं? 800 ही रुपए देने हैं। बाकी के कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। किसको देगी? प्रोड्यूसर सेक्टर को। ये आपके हाथ में नहीं देती है। मतलब हमको याद रखना है कि सब्सिडी गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर सेक्टर को, और कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर सेक्टर को नहीं देती है। और गवर्नमेंट कंज्यूमर सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है ना, बिना इनकी फैक्टर इनकम के। ठीक है, ना तो ये इसको पैसा देता है, ना तो ये इसको पैसा देता है ना। दोनों के बीच में कौन काम कर रही है? सरकार काम करती है। बोलो आ गई बात समझ में? अभी हमने जो पढ़ा आपको समझ में आया या नहीं आया है? प्रोड्यूसर सेक्टर, लाडली बहना योजना, है ना। तो फिर से देख लो, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। क्या देती है? सब्सिडी देती है। किसको देती है? तो ये देती है प्रोड्यूसर सेक्टर को। किसको देती है? प्रोड्यूसर सेक्टर को। और गवर्नमेंट जो है ये सर्विस देती है। सर्विस देती है किसको देती है? किसको देती है सर्विस? ये देती है हमारी कंज्यूमर सेक्टर को। मतलब कि यह उपभोक्ता क्षेत्र को भी सर्विस देती है, सेवा देती है ना। और यहाँ पर सब्सिडी शब्द का प्रयोग होता है, सेवा का नहीं प्रयोग होता है। और ये है उत्पादक क्षेत्र। क्या है ये? उत्पादक क्षेत्र। और ये है सरकार। अच्छा, आप बदले में क्या कर रहे हो सरकार के लिए? आपने क्या किया? चलो सरकार ने तो ये दे दिया, आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं दिया, इनने भी कुछ भी नहीं दिया। सरकार क्या कर रही है ना? सरकार सेवा कर रही है। सरकार का जो काम है वो पूरा कर रही है, सरकार सेवा करती है। आ गई बात समझ में? हमने देख लिया यहाँ तक। ये रोल होता है गवर्नमेंट का कंज्यूमर सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में। आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? यही हमारी इकोनॉमिक्स है। हम आसपास के क्षेत्र में देखकर सीखते हैं और धीरे धीरे हम इसको आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आपको आया होगा, है ना। आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा इतना जो है डाटा कंप्लीट हुआ। आगे आप लोग देखोगे 1 2 3, ठीक है ना। तो हम देखते हैं थोड़े से जो फैक्ट्स हैं उस पर बात कर लेते हैं, जैसे जो हमारी एग्जाम में पूछे जाए, ऐसे कुछ फैक्ट्स है, आप लिखते भी जाना। ठीक है, अच्छा, आपने नाम सुना होगा एडम स्मिथ। किसका नाम सुना होगा? एडम स्मिथ लिखेंगे, है ना। प्रमुख तथ्य, इकोनॉमिक्स के प्रमुख तथ्य एडम स्मिथ लिखेंगे। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। क्या काम है एडम स्मिथ का? तो 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी थी? 1776 में। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इतने नामों से जाना जाता है। इन्हें अर्थ व्यवस्था के जनक
इन्हें लिखा है फाउंडिंग फादर, है ना, ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इंग्लिश में ही है, आप ऐसे याद रखना। और नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न, आधुनिक आधुनिक अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है किसको? एडम स्मिथ को। अच्छा, एडम स्मिथ जब जब इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, इकोनॉमिक्स कोई चीज ही नहीं थी, जब एडम स्मिथ है, ठीक है, एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट बताया कि जो इकोनॉमिक्स होती है ना, उसके अंदर सरकार का इंटरफेयर, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को दूर होना चाहिए इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको अगर इकोनॉमिक्स अच्छी चलानी है तो आप इसको, है ना, प्रोड्यूसर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर दोनों के बीच में छोड़ दो। इसके अंदर आप किसका इंटरफेयर रोक दो? गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए। ये बोला था किसने? एडम स्मिथ ने। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए इन दोनों के बीच में, ऐसा एडम स्मिथ का। और उस समय के, है ना, इन्हें बोलते हैं हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं इन्हें? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के नाम से जानते हैं। एडम स्मिथ को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, है ना, मतलब बहुत पुराने जो अर्थशास्त्री थे उनके नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये इनका मानना ऐसा होता था उस समय के अर्थशास्त्रियों का कि भैया जो उपभोक्ता क्षेत्र है और जो उत्पादक क्षेत्र है ना, उनके बीच में सरकार का इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए, ऐसा बोलते थे। ठीक है, फिर एक समय आता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आता है, 1929 का समय। कब का समय? 1929। इसे बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं महामंदी काल, महामंदी का समय, या महामंदी का काल आता है। ठीक है, महामंदी का समय, द ग्रेट डिप्रेशन ईयर, है ना, महामंदी का वर्ष लिख लेंगे आप। इसे कहा गया 1929 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 19। अच्छा, मंदी क्या होती है? एक होती है रेसेशन, एक होती है डिप्रेशन। ठीक है, अच्छा, अगर हम देखें रेसेशन या मंदी क्या है, तो मंदी का मतलब क्या होता है? आप देखना, अप्रैल से लेकर मार्च तक क्या चलता है हमारा? ठीक है, अगर हम देखें अप्रैल से लेकर मार्च तक, ठीक, अप्रैल से लेकर मार्च तक हमने 4 क्वार्टर डिवाइड होते, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, ये हमारा वित्तीय वर्ष होता है ना, हमने देखा है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, जिसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के अंदर डिवाइड किया जाता है। अच्छा, अप्रैल से लेकर मार्च तक, ठीक है, अगर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ग्रोथ रेट पता चलती, क्या पता चलती है? ग्रोथ रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मानेंगे कि क्वार्टर 1 में जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जो वित्तीय वर्ष है, क्वार्टर 1 में आप देखोगे कि हमारी 1% की वृद्धि हुई। क्वार्टर 2 में आप देखोगे -1.5%, क्वार्टर 2 में -2%, है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, इधर माइनस में ही है, पर आप देखोगे कि 0.5% देखोगे नीचे हो गया। और यहाँ पर देखोगे, आपको यहाँ पर आप देखोगे कि 1.5% की वृद्धि हुई। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें, यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें देखो आप, ये एक साल में, एक साल के अंदर 2 बार नेगेटिव में चला गया। देखो 2 बार नेगेटिव में चला गया, है ना। 2 क्वार्टर में अगर ग्रोथ रेट लगातार नेगेटिव चली जाए, क्या बोला मैंने? 2 क्वार्टर में यदि ग्रोथ रेट लगातार क्या हो जाए? लगातार 2 क्वार्टर में ग्रोथ रेट क्या हो जाए? नेगेटिव आ जाए, तो इसे हम लोग मंदी का साल कहते हैं, कि इस साल मंदी रही थी। क्या रही थी? मंदी रही थी। आगे समझ में ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि लगातार अगर ग्रोथ रेट जो हमारी है ना, ये मैं इधर कर देती हूँ, है ना, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, है ना, ये ग्रोथ रेट।
है ना। हाँ, अब देखो इधर देखो, हमने बोला अप्रैल से जो मार्च का साल होता है ना, ये अप्रैल से मार्च का जो साल है ना, इसके अंदर क्या बोला मैंने, इसे हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसे? फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है अप्रैल से मार्च। और अप्रैल से मार्च को चार भागों में बांटा जाता है। चार भाग, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। और क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 तक, है ना। अगर हम ये चार क्वार्टर के अंदर यदि ग्रोथ रेट 2 बार नेगेटिव चली जाए, 2 क्वार्टर में लगातार ग्रोथ रेट नेगेटिव चली जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंदी या रिसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदी या रिसेशन। और ये लगातार 3 क्वार्टर में चली जाए तब इसे बोलते हैं डिप्रेशन, या इसे कहते हैं महामंदी। तो द ग्रेट डिप्रेशन ईयर आया 1929 में। क्या आया? 1929 में। बहुत भयंकर मंदी से लोगों को जूझना पड़ा। अच्छा, मंदी कब आती है? कब आती है मंदी? जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही ठप पड़ जाती है। डिमांड और सप्लाई क्या होती है वो समझते हैं पहले, है ना। क्या होती है डिमांड और क्या होती है सप्लाई? क्या होती है मांग और क्या होती है पूर्ति? क्या होती है मांग और क्या होती है पूर्ति? डिमांड का मतलब होता है कि आपने जाकर बोला कि भैया मेरे को टमाटर दे दो। कितने रुपए किलो चल रहे हैं भाई? कितने? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो अगर टमाटर चल रहे हैं, आप जा रहे हो मार्केट में, है ना, आपने इसको 30 रुपए दिए और इन्होंने आपको कितने रुपए दिए? 1 केजी टमाटर दे दिए, है ना। आपने डिमांड करी, इन्होंने क्या करी? सप्लाई कर दी। इसको बोलते हैं डिमांड सप्लाई। समझ में आया? तो डिमांड कौन करता है? डिमांड कौन करता है? हाँ, कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर। और सप्लाई कौन करते हैं? प्रोड्यूसर। इतना अपने को दिमाग में रखना है ना, बुद्धि के अंदर, कि कंज्यूमर डिमांड करेंगे, प्रोड्यूसर क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? अब ये देखो, कभी कभी क्या हो जाता है डिमांड और सप्लाई में, आप देखिए डिमांड कभी कभी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब आप मानो डिमांड बढ़ गई, है ना, और सप्लाई क्या हो जाए? कम हो जाए। सप्लाई क्या हो जाए? कम हो जाए। तब इसमें क्या हो गया? देखो डिमांड है, मतलब इधर खड़े हैं 10 लोग। कितने लोग खड़े हैं? 10 लोग खड़े हुए, बहुत सारे लोग खड़े हैं। और यहाँ पर मानो 50 किलो ही टमाटर बचे हुए हैं। कितने किलो टमाटर बचे हैं? 50। ऐसे मत समझो, आप ऐसा समझो कि ये है, मानो आप 1 केजी एप्पल रखा हुआ है और इसको खरीदने के लिए 3 लोग खड़े हुए हैं। कितने? 3। हम 3 की जगह 10 खड़े कर देते हैं। कितने? 10 लोग, और 1 केजी एप्पल है। ठीक है, ये क्या बोलेगा पता है आपको? सप्लाई वाला क्या बोलेगा पता है? डिमांड ज्यादा हो गई, है ना। पर 1 केजी एप्पल जो है ये बोलेगा लो ले जाओ 500 रुपए में। कितने रुपए में? 500 रुपए में। क्योंकि भैया है ही नहीं, 1 किलो ही बचे, सप्लाई कम है, 1 किलो ही एप्पल बचे, बोल रहा 500 रुपए में ले जाओ, है ना। और वहां लेने वाले कितने खड़े? 10 लोग खड़े हैं। तो डिमांड जब ज्यादा हो जाती है तो जो सप्लाई है ना, सप्लाई जो देखोगे वो कैसी हो जाएगी? डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो सप्लाई कैसी कर देते हैं लोग? कम कर। सप्लाई कम है ना, तब क्या बढ़ती है? महंगाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? महंगाई। यही तो है महंगाई, है ना। 100 रुपए किलो के आप एप्पल जो है, 100 रुपए किलो के एप्पल आप कितने में दे रहे हो? आप 500 रुपए किलो में दे रहे हो, है ना। मतलब कि डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो क्या बढ़ती है? महंगाई। ये शब्द निकल के आता है महंगाई का। काय का शब्द निकल के आता है हमारे पास? महंगाई का शब्द निकल के आता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? है ना। है ना। इस वाली सिचुएशन में हर बार, है ना, इसको हम बोलते हैं प्राइस बढ़ जाना। प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है ना। ये डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, मतलब कि मार्केट में क्या बढ़ गई है? प्राइस बढ़ गई, रेट बढ़ गया हर चीज का। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। ठीक, अब हम हमारा जो आगे का लेक्चर है अभी यहाँ पर खत्म करते हैं। मैंने आज आपको थोड़ा थोड़ा सा इंट्रो दिया है, थोड़ी थोड़ी सी सब चीजें बनाई है। हम पूरी तरह से कल से पढ़ना चालू करेंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जय हिंद जय भारत।